हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं सीआरपीसी को। इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ लिए थे सम्मन से संबंधित वारंट और कुर्की के बारे में। सेक्शन 86 तक हमने कर लिया था। अब जो चैप्टर है सेक्शन 87 से जो हम शुरू करने जा रहे हैं, इसमें इससे पहले हमने जो प्रक्रिया पढ़ी थी कि सबसे पहले न्यायालय सम्मन जारी करता है, सम्मन पे नहीं आता है तो उसका वारंट जारी करता है, अगर वारंट पे भी नहीं आया तो उसके बाद उसकी संपत्ति की कुर्की होती है, उसकी उद्घोषणा की जाती है। तो ये एक प्रोसीजर के मुताबिक काम चल रहा था। लेकिन ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर क्या कहता है, उससे अलग प्रबंध करता है कि न्यायालय सम्मन जारी करने की बजाय सीधा ही वारंट जारी कर सकता है। उस व्यक्ति को अगर वो न्यायालय में प्रेजेंट है तो सम्मन वारंट के किसी भी लफड़े में ना पड़ के न्यायालय उसे सीधा ही क्या है पाबंद कर सकता है कि तुम्हें इस समय उस तारीख पे कोर्ट में आना है। तो हम आज शुरू करते हैं सेक्शन 87 सीआरपीसी से। तो सबसे पहले सेक्शन 87 को लेते हैं। सेक्शन 87 क्या कहती है कि सम्मन के स्थान पे या उसके अलावा वारंट जारी किया जाना, ये सेक्शन 87 कहती है। इसमें मतलब क्या है इसका कि जो कोई भी कोर्ट है जो किसी मामले की सुनवाई कर रहा है और उस मामले में वो जो कोर्ट क्या है किसी व्यक्ति को सम्मन निकालने की उसकी पावर है, उस व्यक्ति को सम्मन भेज सकता है, सम्मन पे उसे बुला सकता है और भेज सकता है। वो न्यायालय क्या अगर अपने कारणों में अभिलिप्त करने के पश्चात उसकी गिरफ्तारी के लिए क्या है सीधा वारंट जारी कर सकता है। अगर न्यायालय को कुछ ऐसे कारण जैसे कारण इसमें बताया गया है, इसके दो कारण बताए हैं, ऐसा कोई कारण अगर न्यायालय को लगता है तो न्यायालय क्या करता है उसके सम्मन के स्थान पे सीधा वारंट जारी कर सकता है। इसमें पहला कारण बताया गया है कि यदि न्यायालय को सम्मन जारी करने से पूर्व या सम्मन जारी करने के पश्चात न्यायालय को ऐसा विश्वास करने का कारण दिखाई पड़ता है कि या तो वो व्यक्ति क्या है फरार हो गया है या फिर जिसको सम्मन जारी किया हुआ है वो उस तारीख पे कोर्ट में नहीं आएगा, तो न्यायालय क्या है उस सम्मन के स्थान पे सीधा उसका वारंट जारी कर सकता है। ये कहता है इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, न्यायालय ने किसी का सम्मन जारी कर रखा है और वो व्यक्ति क्या है नहीं आता है वारंट के ऊपर, उस सम्मन के ऊपर जो दी गई तारीख पे है, और वो नए आने का कोई भी कारण है, न्यायालय को उसका अपना उचित कारण जस्टिफाई नहीं कर पाता है, नहीं बता पाता है कि मैं किस खुशी या गम में यहाँ कोर्ट में नहीं आया था, तो न्यायालय क्या है उस व्यक्ति का गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है। तो ये है सेक्शन 87। इसके दो ही बस मुख्य बात यही है इसके अंदर कि न्यायालय सीधा सम्मन के स्थान पे वारंट जारी कर सकता है। सम्मन जारी करते समय है, जारी करने के बाद जैसे भी न्यायालय को लगा कि ये मामला ये सम्मन पे नहीं आने वाला है तो उसका सम्मन के स्थान पे वारंट जारी कर देगा। दूसरा, वो व्यक्ति नहीं आया और कारण नहीं बता पाया कि मैं किस वजह से नहीं आया था, तो उसका सम्मन के स्थान पे वारंट जारी हो जाएगा। ये सेक्शन 87 कहती है। अब है नेक्स्ट सेक्शन 88। तो 88 सेक्शन क्या कहती है कि हाजिर होने के लिए बंद पत्रक लेने की शक्ति है 88 के अंदर। इसके अंदर 87 में क्या है, व्यक्ति न्यायालय के अंदर हाजिर नहीं होता है, उसका सम्मन जारी किया जाता है, बल्कि 88 के अंदर क्या है जो व्यक्ति है वो न्यायालय के अंदर हाजिर है उस समय। अब न्यायालय को ऐसा लगता है कि उसे अगली तारीख पे कभी भी जैसे सुनवाई के दौरान न्यायालय के अंदर उसे बुलाना है, या फिर उस न्यायालय से जो उसका जो मुकदमा जो चल रहा है किसी अन्य न्यायालय के अंदर वो केस अगर ट्रांसफर होने वाला है तो उसमें अगर उस व्यक्ति को पेश होना है तो न्यायालय उससे बॉन्ड भरवा सकता है, पहले ही उसे पाबंद कर सकता है कि तुम्हें इस तारीख को इस टाइम पे इस कोर्ट में वहां पे पेश होना है, या फिर जो न्यायालय में जहाँ पे है अगर केस ट्रांसफर नहीं हुआ है तो उस न्यायालय में उसको पेश होने के लिए उससे बंद पत्र ले सकता है, मतलब उसकी जमानत ले सकता है श्योरिटियों के साथ। अगर न्यायालय को लगता है कि ये जो अपनी तरफ से श्योरिटी दे रहा है पर्याप्त नहीं है तो किसी अन्य व्यक्ति को भी प्रतिभूयों सहित या प्रतिभूयों रहित जैसा न्यायालय को ठीक लगे वैसा कर सकता है। ये सेक्शन 88 में। अब है सेक्शन 89। सेक्शन 89 क्या कहती है कि हाजिरी या जो भंग पत्र है उसका भंग करने के बाद उसकी गिरफ्तारी। तो अब जैसे ही सेक्शन 87 के तहत या इससे पहले किसी भी प्रकार न्यायालय ने क्या है कोई बंद पत्र उससे लिया हुआ है, उसे बॉन्ड ले रखा है, उसको क्या है वो जो व्यक्ति है नहीं मानता है, उसे भंग कर देता है, तो न्यायालय क्या है आदेश दे सकता है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए, उसका गिरफ्तारी वारंट जारी करेगा कि उसे तुरंत उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और न्यायालय के समक्ष उस व्यक्ति को हाजिर किया जाए। ये सेक्शन 89 कहती है। अब है सेक्शन 90 सेक्शन वैसे कुछ विशेष नहीं है, ये कहती है कि इस अध्याय के उपबंधों का साधारणतः सम्मनों और जो गिरफ्तारी के वारंट है उसके ऊपर लागू होना। मतलब इस अध्याय के जो उपबंध है इस संहिता के अधीन जारी प्रत्येक और सम्मन वारंट पे लागू होंगे। जो भी बात इसमें हमने सम्मन वारंट के संबंध में पढ़ी है इसका अध्याय के
जैसे सीधा 87 में समन के स्थान पे सीधा वारंट जारी कर दिया, 88 में अगर व्यक्ति हाजिर है तो उस व्यक्ति से वहां पे बॉन्ड ले लिया उस अगले की हाजिरी तय करने के लिए, तो वो व्यक्ति, ये जो नियम है ये क्या है, जो समन वारंटों की पूरी प्रक्रिया है उसके अंदर लागू होंगे, ये सेक्शन 90 कहती है। अब लेते हैं सेक्शन 91 को। तो सेक्शन 91 क्या कहती है, अब तक तो जो हम सम्मन और जो वारंट जो भी भेजे जा रहे थे वो किसी व्यक्ति के लिए भेजे जा रहे थे कि उस व्यक्ति को उपस्थित होना है कोर्ट के अंदर, लेकिन अब जो सेक्शन जो 91 है इसके अंदर क्या है, न्यायालय जो वारंट या सम्मन जो भी जारी कर रहा है जिसके लिए, वो सम्मन इसलिए जारी कर रहा है कि कोई दस्तावेज है उस व्यक्ति के पास और उस दस्तावेज को न्यायालय के अंदर पेश किया जाना है, उस दस्तावेज के लिए ये सम्मन जारी किया जाता है। तो उसके अंदर क्या है, लेते हैं सेक्शन 91 को। 91 क्या कहती है कि दस्तावेज या फिर अन्य वस्तु पेश करने के लिए सम्मन। तो इसका पहला पॉइंट यही कहता है, जब भी किसी न्यायालय को या फिर किसी थाने का भाषाधक अधिकारी यानी कि एसएचओ को ऐसा लग रहा है कि किसी भी प्रकार जो तफ्तीश चल रही है, कोई जांच चल रही है, कोई विचारणा या कोई भी अन्य कार्रवाई है जो उनके समक्ष चल रही है, और उस जो कार्रवाई के अंदर, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन है चाहे वो जांच है, उसके अंदर किसी जो दस्तावेज की है, वो जो दस्तावेज है वो उस कार्रवाई के अंदर आवश्यक है और उनमें से विश्वास करने का कारण है, न्यायालय हो चाहे एसएचओ दोनों हो, कि ये जो दस्तावेज है किसी व्यक्ति के कब्जे में है और उसकी आवश्यकता है उस कार्रवाई के अंदर, तो वो जो न्यायालय है या फिर वो जो थाने का भाषाधक अधिकारी है, न्यायालय इसमें सम्मन जारी कर सकता है कि वो जो दस्तावेज है वो न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। और एसएचओ जो अपने सेक्शन 61 के तहत हमने जो जारी करते हैं उसे आदेश देगा कि ये जो दस्तावेज है उस जगह पे कहीं भी निर्धारित जगह और समय के अनुसार वहां पे पेश किया जाए। ये इसका पहला पॉइंट कहता है। अब दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या आता है, क्योंकि ये जो सम्मन है किया तो जाएगा व्यक्ति के नाम, और किस लिए कर रहे हैं, दस्तावेज मंगाने के लिए, कोई वस्तु मंगाने के लिए। तो दूसरा पॉइंट यही बताता है कि जिस व्यक्ति के कब्जे में ये जो दस्तावेज है वो व्यक्ति क्या करता है कि खुद नहीं आता है, लेकिन वो जो दस्तावेज है उसको किसी अन्य व्यक्ति के थ्रू क्या है उस दस्तावेज को वहां पे पहुंचा देता है, पेश करवा देता है। तो ये कहता है कि यहाँ पे ये मान लिया जाएगा कि उस व्यक्ति ने जो न्यायालय ने आदेश जारी किया है उसको मान लिया है। मतलब बात वही थी कि दस्तावेज पहुंच जाना चाहिए इसमें, तो दस्तावेज पहुंच गया, चाहे किसी के थ्रू पहुंच गया, तो वहां पे न्यायालय इस चीज को, उस व्यक्ति का आना कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि रोजनामचा मंगवाना है किसी भी थाने से, तो अगर ड्यूटी ऑफिसर नहीं जाए तो कोई जरूरी नहीं है, किसी होमगार्ड के थ्रू या और कोई अन्य सिपाही उसको अगर लेके न्यायालय के अंदर चला जाता है, तो रिक्वायरमेंट थी न्यायालय को रोजनामचे की, तो न्यायालय क्या है वो ये मान लेगा कि इस आदेश की जो है आदेश है जो मान लिया गया है। अब है इसका तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट इसमें क्या कहता है कि इस धारा की जो ये बात है किस किस चीजों पे लागू नहीं होगी। तो इसमें पहला तो है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है अपना सेक्शन धारा 172 वाला, तो उसकी जो धारा है 123 और 24, और एक बैंककार अधिनियम है एक्ट 1891 पर, इसके ऊपर इसकी कोई बात प्रभाव डालने वाली नहीं मानी जाएगी। मतलब इनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो न्यायालय नहीं मंगवा सकता सम्मन के थ्रू। दूसरा पॉइंट है इसमें कि डाक व तार प्राधिकारी के परीक्षा में किसी पत्र, पोस्ट कार्ड, तार या फिर अन्य दस्तावेज पार्सल पर भी ये बात लागू नहीं होगी। तो उनको भी न्यायालय ऐसे नॉर्मल वे में नहीं मंगवा सकता, क्योंकि इनके लिए भी आगे हम सेक्शन पढ़ेंगे, उसमें नियम निर्धारित कर रखे हैं कि अगर डाक तार से संबंधित अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवाना है तो किस आधार पर मंगवा सकता है, कौन सा अधिकारी प्राधिकृत है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो और इसमें एक चीज वो भी और भी पढ़ने वाली है कि अभियुक्त जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को भी ये छूट दी गई है कि वो उसके ऊपर ये सेक्शन लागू नहीं होती है, क्योंकि अगर अभियुक्त व्यक्ति से ये मांग लिया जाए कि भाई यहाँ तुम अपना प्रूफ दो, तो वो तो अपने आप ही हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए अभियुक्त को इसमें छूट है, अभियुक्त व्यक्ति से दस्तावेज नहीं मंगाया जा सकता। अब है सेक्शन 92। सेक्शन 92 के अंदर अब हम जो पढ़ेंगे पत्रों वाले बारे में, कि पत्रों व तारों के संबंध में प्रक्रिया। अगर तार या वो जो पत्र है इसके संबंध में किसी भी प्रकार की अगर कोई डॉक्यूमेंट मंगाना है तो क्या प्रक्रिया सेक्शन 92 में है। तो इसका पहला पॉइंट कहता है कि किसी भी जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और सेशन न्यायालय या फिर हाई कोर्ट, इन्हीं चार को ये पावर दी गई है कि ये जो चारों है इनकी राय में अगर ऐसा लगता है कि किसी भी डाक या फिर तार प्राधिकारी के कब्जे में कोई ऐसा दस्तावेज है, कोई ऐसी पुस्तक है या कोई ऐसा पार्सल है
जिसकी आवश्यकता है इन्वेस्टिगेशन में, जांच में या किसी भी अन्य कार्यवाही में जो इस संहिता के अधीन मतलब सीआरपीसी के तहत कोई भी कार्रवाई चल रही है, उस कार्रवाई के अंदर इसकी जरूरत है। और इसमें चारों जो निर्धारित कर दिए कौन कौन, सेशन न्यायालय, हाई कोर्ट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये चारों व्यक्तियों को पावर दी गई है। इनको अगर ऐसा लगता है कि ये चीज मंगवानी अनिवार्य है तो वो आदेश कर सकते हैं। उस व्यक्ति को जो उस डाक प्राधिकार का मालिक है, प्रबंधक है, उस व्यक्ति को आदेश जारी किया जाएगा कि जो उपयुक्त डॉक्यूमेंट्स जिसके बारे में न्यायालय निर्धारित कर रहा है वो किसी भी व्यक्ति को प्राधिकृत करेगा कि उस व्यक्ति को ये परिधान कर दे, मतलब उस व्यक्ति को दे दे। जैसे न्यायालय ने निर्धारित कर दिया कि ये फलां सब इंस्पेक्टर है या हेड कांस्टेबल है, इस व्यक्ति को ये डॉक्यूमेंट्स तुम दोगे तो वो उस आदेश का पालन किया जाएगा। इसका पहले पॉइंट में। अब आ गया दूसरा पॉइंट। इसका दूसरा पॉइंट के अंदर क्या बताया गया है कि अगर यही चीज की जरूरत है और कोई भी अन्य मजिस्ट्रेट है, और चाहे वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो, चाहे वह न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, या फिर कोई भी पुलिस आयुक्त या फिर पुलिस अधीक्षक भी आयुक्त हो गया कमिश्नरी सिस्टम में, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपना और राज्यों के अंदर जैसे भी जो मुख्य होता है महानिरीक्षक जो पुलिस का, वो व्यक्ति, अगर उनको की राय में ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है, बात सेम ही है। अगर रिक्वायरमेंट की बात है वो तो पावर निर्धारित कर दी कि पहले पॉइंट में कि सेशन न्यायालय, हाई कोर्ट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये लोग तो वैसे डायरेक्ट मंगा सकते हैं। लेकिन ये जो दूसरे पॉइंट में ये बताया कि अगर इनसे अलग जो है अन्य मजिस्ट्रेट, इनको अगर रिक्वायरमेंट है तो वो क्या है, हालांकि आदेश जारी कर सकते हैं उस व्यक्ति को कि जब तक उपधारा 1 के अधीन, मतलब उनको भी अगर इस चीज की रिक्वायरमेंट है डाक या तार पार्सल की, तो वो क्या है प्रक्रिया के तहत ही आना पड़ेगा। उन्हें इसका आदेश डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, सेशन कोर्ट से या फिर हाई कोर्ट से इनसे लेना होगा। तब तक वो हाँ इतना आदेश जारी जरूर कर सकते हैं कि वो जो व्यक्ति है उसका प्रबंधक, डाक और तार का जो प्रबंधक अधिकारी है, वो क्या है उस चीज को तलाश करे या फिर उसको जो भी चीज मंगवाई गई है उसको अपने कब्जे में रखेगा जब तक कि आदेश ना मिल जाए उनको। तो यह सेक्शन 92 का दूसरा पॉइंट। अब लेते हैं अगला सेक्शन 93 को। अब जो 93, 94 ये है, ये जो सेक्शन है ये है तलाशी से संबंधित। इसमें तलाशी के लिए वारंट जारी किया जाता है, किस प्रकार कहीं की तलाशी लेनी है, कैसे ली जाएगी, क्या क्या प्रक्रिया है, तलाशी ले जाने की सेक्शन 100 के जो हम पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले 93 को लेते हैं। तो 93 में क्या बताया है, तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है। तलाशी वारंट जारी करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, तो पहला पॉइंट इसका कहता है कि किसी भी कोर्ट के पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति, किसी व्यक्ति को जैसे भी सेक्शन 91 के तहत दस्तावेज या फिर कोई वस्तु पेश करने के लिए आदेश दिया गया है 91 के तहत, उससे न्यायालय को विश्वास करने का उसमें कारण यह है कि या तो वो व्यक्ति पेश नहीं करेगा, पेश, या फिर उस व्यक्ति ने क्या है पेश नहीं किया, दोनों कारण है। अभी दोनों कारणों में तो तब न्यायालय क्या है इस बात को वहां पे क्या है तलाशी वारंट जारी कर सकता है कि वहां पे उस डॉक्यूमेंट की तलाश की जाए और न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। दूसरा पॉइंट ये कहता है इसमें कि अगर किसी व्यक्ति, न्यायालय को ये पता नहीं है कि वो जो दस्तावेज है किसके पास है, कहाँ पे है, किसके कब्जे में है, तो इसके लिए भी तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। और तीसरा इसमें यह बताया है कि जहां कोर्ट यह समझता है कि ये जो तलाशी वारंट जारी करेंगे तो इससे संभावित, मान लीजिए कि जो कोई भी जांच चल रही है उसके अंदर कुछ मदद मिलने की संभावना है कि कुछ हो सकता है, कुछ ऐसा दस्तावेज मिल जाए जिससे कि इस जांच में सहयोग हो जाए, तो भी न्यायालय क्या है तलाशी वारंट जारी कर सकता है। इसके पहले पॉइंट के ये तीन आधार बनते हैं। अब है इसका दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट में क्या है कि यदि कोर्ट उचित समझे, अब न्यायालय ने तलाशी वारंट तो जारी कर दिया, मान लीजिए किसी फर्म के नाम न्यायालय ने तलाशी वारंट कर दिया, तो अब कोई भी फर्म है, कोई कंपनी है, कोई भी, तो उसकी कितनी भी ब्रांच हो सकती है, तो अब वो व्यक्ति अगर सीधा डायरेक्ट उसके नाम जारी कर दिया तो पुलिस कहाँ कहाँ पे उसको दस्तावेज के लिए तलाश करेगी, हो सकता है इसका मिस यूज भी हो सब जगह। तो न्यायालय को अगर ऐसा लगे तो न्यायालय क्या कर रहा है कि एक निश्चित एरिया कर सकता है निर्धारित कि इसकी जो तलाशी है एक पर्टिकुलर एरिया में ही ली जाएगी और वो जिस पुलिस अधिकारी को ये जो वारंट जारी किया जाएगा वो उस पर्टिकुलर एरिया से अलग तलाशी नहीं ले सकता है। ये बाउंडेशन न्यायालय लगा सकता है। अब सेक्शन 93 के इसका तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि इस धारा के अंदर जैसे तलाशी अगर लेनी है, तलाशी वारंट जो जारी किया जाना है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है
इससे भिन्न जो भी मजिस्ट्रेट है उनको ये पावर नहीं देता है तलाशी वारंट जारी करने की, ये सेक्शन पावर नहीं देती है कि वो डाक तार से संबंधित, हमने जो सेक्शन 92 के अंदर पढ़ा था उससे संबंधित अगर किसी भी दस्तावेज के लिए तलाशी ली जानी है तो क्या है, न्यायालय वो जो अदर मजिस्ट्रेट हैं वो इसके लिए वारंट जारी नहीं कर सकते हैं। ये केवल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, और हमने उसमें जो पढ़ा था सेक्शन में सेशन न्यायालय और हाई कोर्ट, यही इसके लिए तलाशी वारंट जारी कर सकते हैं। ये सेक्शन 93 कहती है। मतलब मुख्य बात क्या है सेक्शन 93 की, अगर न्यायालय के पास किसी वस्तु का विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति के पास दस्तावेज है वो पेश नहीं करेगा तो उसके लिए तलाशी वारंट जारी कर देगा न्यायालय, या फिर ये पता ही नहीं है कि किसके पास है वो वस्तु तो उसके लिए तलाशी वारंट जारी करेगा, या फिर न्यायालय को ऐसा लगे कि किसी भी तफ्तीश या किसी भी प्रक्रिया के अंदर, जांच के अंदर हो सकता है इस तलाशी वारंट से कोई ऐसी वस्तु मिल जाए जो उसके अंदर सहयोग हो जाए, तो उसके लिए न्यायालय तलाशी वारंट जारी कर देगा। या और ये इसका पहला पॉइंट कहता है। दूसरा पॉइंट बाउंड कर सकता है एरिया, कि इस एरिया से अलग तलाशी नहीं ली जाएगी। अब है सेक्शन 94। तो सेक्शन 94 क्या कहती है कि हमने 93 में तो दस्तावेज के लिए तलाशी ली जा रखी थी, अब है 94 में क्या है कि उस स्थान की तलाशी ली जानी है जहां पे कोई भी चुराई हुई संपत्ति होने का शक है या फिर कोई और अन्य आपत्तिजनक वस्तु होने का संदेह है न्यायालय को, तो उसके लिए तलाशी वारंट जारी किया जाता है 94 के तहत। तो इसमें क्या है, पावर दी गई है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, एसडीएम को, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, ये तीनों है। इनको अगर कोई भी किस्म की इतला मिलती है कि किसी भी स्थान पे कोई चुराई हुई संपत्ति है या फिर कोई भी आपत्तिजनक वस्तु है, जो हम देखेंगे आपत्तिजनक वस्तु के अंदर क्या क्या है, इसकी उपधारा 2 में बताया गया है कि ये वस्तुएं आपत्तिजनक मानी गई है। कोई भी वस्तु होने का संदेह है, इसकी सूचना इन जो तीनों हम बताए थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को, इनको मिलती है, तो न्यायालय के अपनी तरफ से क्या है, पहले इसकी जांच करवाएगा कि ये जो इतला मिली है क्या ये ठीक है नहीं है। अब जब न्यायालय को विश्वास हो जाता है कि हाँ ये ठीक है, तो उसके बाद न्यायालय क्या है, तलाशी वारंट जारी कर सकता है। मिनिमम रैंक इसमें हेड कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर अधिकारी को तलाशी वारंट जारी करेगा, और उस वारंट के साथ उसे पावर देगा कि वो व्यक्ति क्या है, जितना आवश्यक हो ऐसे स्थान की जो तलाशी है वो आवश्यक जितना है, सहायता के साथ जितनी उसको रिक्वायरमेंट है, भाई 2 स्टाफ 4 स्टाफ अदर की जितनी रिक्वायरमेंट है उसको लेके उसकी सहायता के साथ में वहां पे प्रवेश करेगा उस स्थान पे। जो वारंट में निर्देश है उस निर्देशानुसार उस चीज की तलाश की जानी है तो वहां पे तलाशी ली जाएगी। तीसरा पॉइंट इसका ये कहता है कि कोई भी वस्तु यहाँ जुड़वाई हुई संपत्ति या फिर कोई भी जो आपत्तिजनक वस्तु अगर वहां पाई जाती है तो उसको क्या है, अपने कब्जे में लेगा, और ऐसी वस्तुओं को कब्जे में लेके क्या है, जो कोर्ट है उसके सामने पेश करेगा। और यदि इसमें क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि वस्तुएं कोर्ट के सामने ना पेश करके क्या है कि वहीं पे रखे मजिस्ट्रेट को वहीं पे बुलाया जाता है। तो अगर ऐसा है कि मजिस्ट्रेट को अगर मौके पे बुलाया गया है तो उसकी पुलिस अफसर की जिम्मेदारी है कि उसकी वो निगरानी करेगा जब तक कि मजिस्ट्रेट वहां पे ना पहुंच जाए। और इसमें अगला पॉइंट यही बताता है कि जो व्यक्ति वहां भी कोई ऐसा व्यक्ति पाया जाता है संदेहजनक, उससे विश्वास करने का कारण है कि वो जो व्यक्ति है इनके अंदर संलिप्त था, ये जो काम था चुराई हुई संपत्ति, इनको किसी भी प्रकार से चुराई हुई संपत्ति में या आपत्तिजनक वस्तु को रखने में और किसी भी काम में क्या उसका रोल था किसी भी प्रकार का, तो उस व्यक्ति को भी हिरासत में लेगा। अब इसमें दूसरे पॉइंट में इसमें बताई गई है कि जो आपत्तिजनक वस्तुएं हैं वो क्या क्या है मुख्य रूप से। तो इसमें पहला इसमें बताया गया कोई भी अगर कूट रचित सिक्का है तो वो आपत्तिजनक वस्तुओं में आएगा। धातु टोकन एक्ट है 1889 का, उसके अंतर्गत कोई वस्तु है। कूटकृत करेंसी है, कोई कूटकृत स्टाम्प है, कूट रचित कोई दस्तावेज है, कोई नकली मुद्रा है, या सेक्शन 292 जो अश्लील साहित्य से संबंधित है आईपीसी की, उससे संबंधित कोई भी साहित्य है, या उपरोक्त को या ये जो चीजें बताई है इन्हें तैयार करने की कोई भी सामग्री अगर है तो वो आपत्तिजनक वस्तुओं के अंतर्गत मानी जाएगी। तो ये है अपना सेक्शन 94। दोस्तों आज हमने पढ़ा था सेक्शन 87 से लेकर के 94 तक सीआरपीसी का, ये 8-9 सेक्शन है। आसानी से समझ में आने में कोई इशू वाली बात है। सेक्शन 87 सिंपल सी प्रक्रिया ये बताती है कि जो समन के स्थान पे सीधा वारंट जारी कर सकता है न्यायालय अगर लगे तो किसी प्रकार। 88 के अंदर व्यक्ति अगर न्यायालय के अंदर हाजिर है तो उसे बाउंड कर सकता है कि भाई तुम्हें उस तारीख को उस कोर्ट में पेश होना है या जिस न्यायालय में जारी है वहीं पे पेश होना है। अगर केस ट्रांसफर हो गया तो दूसरे कोर्ट में अगर पेश होना है तो उसी समय उसे बॉन्ड ले सकता है कि तुम्हें वहां हाजिर होना है। सेक्शन 89 में प्रक्रिया सिंपल ये बताई गई है कि अगर वो बॉन्ड का
कोई भी बॉन्ड दे रखा है, बंद पत्र दे रखा है, वो व्यक्ति अगर उसको भंग करेगा तो उसका न्यायालय क्या है, सीधा सीधा गिरफ्तारी वारंट जारी कर देगा कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए, न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। तो सेक्शन 90 में हमने पढ़ा था कि इसके जो उपबंध हैं वो उपबंध सेक्शन जो 87, 88, 89 जो हमने पढ़ रखा है, इनके क्या है, पूरे जो सम्मन वारंट की जो भी प्रक्रिया होगी उसके ऊपर लागू होगी, कोई विशेष बात इसके अंदर नहीं है। फिर इसके बाद 91 पढ़ी। 91 में हमने पढ़ा कि जो अगर दस्तावेज की रिक्वायरमेंट है न्यायालय को या फिर किसी थाने के पास शासक अधिकारी को, तो वो क्या है, उस दस्तावेज के लिए उस व्यक्ति को सम्मन कर सकता है कि तुम ये दस्तावेज पेश करवाओ। उस व्यक्ति ने अगर दस्तावेज पेश करवा लिया तो उसका खुद का आना कोई जरूरी नहीं है, उससे छूट है कोई, क्योंकि वो सम्मन जो है वो दस्तावेज के लिए किया गया है। ये सेक्शन 91 है। 92 के अंदर डाक तार और संबंधित इससे संबंधित प्रावधान थे। तो इसके अंदर एक पर्टिकुलर निर्धारित कर रखा था कि इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होना चाहिए या फिर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायालय या फिर हाई कोर्ट है, वही अगर इन्हें ऐसा कोई लगता है कि इसकी जांच में किसी में से रिक्वायरमेंट है तो वो उस व्यक्ति को आदेश दे सकते हैं कि ये जो चीज़ है वो उस व्यक्ति को, निर्धारित व्यक्ति को वो परिधान कर दे। और अगर अन्य मजिस्ट्रेट को इसकी रिक्वायरमेंट है तो वो उससे आदेश लेने की रिक्वायरमेंट है। इसमें सेक्शन 92 में हमने देखा था। अब 93 पढ़ी थी। तो सेक्शन 93 में क्या है, तलाशी वारंट जारी करने की बात थी। अगर तलाशी वारंट जारी करेगा न्यायालय तो कोई भी दस्तावेज की रिक्वायरमेंट होती है तो कोई व्यक्ति ने या तो दस्तावेज पेश नहीं किया या फिर पेश नहीं करेगा, ऐसा न्यायालय को लगता है, तो उसका तलाशी वारंट जारी कर देगा। या पता ही नहीं है न्यायालय को वो कि दस्तावेज किसके कब्जे में है, उसके लिए तलाशी वारंट जारी हो जाएगा। या फिर किसी और की हो सकता है संभावना भी कि कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जो जांच में कुछ सहयोग कर दे, तो उसके लिए भी तलाशी वारंट जारी कर सकता है इसमें, और पर्टिकुलर एरिया निर्धारित कर सकता है मजिस्ट्रेट जो है। तो ये हमने 93 में पढ़ा था। इसके बाद 94 पढ़ी थी। 94 में हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई चुराई हुई संपत्ति होने का किसी के पास शक है कहीं पे या फिर कोई आपत्तिजनक वस्तु किसी के जगह पे होने का संदेह है अगर न्यायालय को, तो उसके लिए तलाशी वारंट जारी कर सकता है न्यायालय वहाँ पे। तो उसके अंदर कम से कम हेड कांस्टेबल रैंक हमने देखा, हेड कांस्टेबल रैंक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसको आदेश दे सकता है न्यायालय कि जितनी तुम्हें आवश्यकता हो सहयोग की उतने स्टाफ के साथ में जाके तुम सहायता वहाँ पे तलाशी लो, वारंट में निर्दिष्ट अनुसार तलाशी लेगा, वस्तुओं को कब्जे में लेगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा। ये हमने सेक्शन 94 में पढ़ा। तो ये चैप्टर अपना 87 से 94 तक था। उम्मीद है आपको बेहतर से समझ आ गया होगा। अगले चैप्टर में लेंगे सेक्शन 95 से आगे हम पढ़ेंगे।